नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां लेकर हाजिर होते हैं। इसी कड़ी में आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे डेयरी उद्यमिता से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूह के बारे में। इसके अलावा मिलवाएंगे प्रसंस्करण क्षेत्र में नाम कमाने वाली एक सफल महिला उद्यमी से। बात होगी कृषि अवसंरचना कोष की। इसके अलावा हम जानेंगे राष्ट्रीय कृषि बाजार और उससे जुड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में। तो आइए हमारे 3 सेगमेंट विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट विज्ञान और किसान। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं डेयरी व्यवसाय में बड़ी भूमिका निभा रही हैं और इसके साथ ही वो करीब 7 करोड़ किसान परिवारों की आजीविका में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। हरियाणा में कई स्वयं सहायता समूह हैं जो डेयरी कारोबार से जुड़े हुए हैं। इन्हें करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान से प्रशिक्षण भी मिला है। प्रशिक्षण प्राप्त करके ये स्वयं सहायता समूह कामयाबी की दास्तान लिख रहे हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं विस्तार से। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में है। ये महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक विशेष परियोजना चला रहा है। परियोजना का नाम है डेयरी आधारित माध्यमिक कृषि के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की आजीविका में सुधार। ये ऐसी परियोजना है जो डेयरी के क्षेत्र में आने के लिए ग्रामीण महिलाओं को प्रेरित करती है। हरियाणा की बहुत सी महिलाओं ने डेयरी के जरिए आय सृजित करने के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की परियोजना का उद्देश्य ये है कि महिलाएं खाली समय का इस्तेमाल डेयरी आधारित गतिविधियों पर करें और परिवार की आमदनी में योगदान दें। इसके लिए डेयरी संस्थान महिलाओं को दूध आधारित उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण देता है। ये संस्थान मूल्यवर्धित डेयरी उत्पादों पर अब तक करीब 50 प्रशिक्षणों का आयोजन कर चुका है, जिनमें 27 गांवों की 635 ग्रामीण महिलाओं ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय राष्ट्रीय कौशल परिषद ने निर्धारित राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार किया है। प्रशिक्षण के बाद स्वयं सहायता समूहों ने काम शुरू किया और अलग अलग कामों को आपस में बांट लिया। मिसाल के तौर पर 2-3 महिलाएं दूध संग्रहण के काम में लग गईं, कुछ महिलाएं उत्पाद बनाने लगी, जबकि कुछ की जिम्मेदारी पैकेजिंग की होती है। इसके अलावा कम से कम एक महिला मार्केटिंग का काम देखती है और एक हिसाब किताब रखती है। इस तरह ये महिलाएं अपने परिवार के लिए अलग से कमाई का इंतजाम कर लेती हैं और उनमें डेयरी आधारित उद्यम अपनाने की क्षमता भी विकसित हो सकती है। NDRI ने महिला सशक्तिकरण लैब में ऑन कैंपस ट्रेनिंग का भी आयोजन किया। अधिकतम महिलाओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से संस्थान ने चयनित गांवों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। करनाल, पानीपत और सोनीपत ने इस दिशा में शानदार काम किया है। अपने उद्यम के शुरुआती दौर में ही ज्यादातर समूहों ने 5,000 से लेकर 20,000 रुपए तक की अतिरिक्त आमदनी हासिल की। समूह अब अपने उत्पादों को अन्य पारिवारिक कार्यों, सरकारी मेलों, आयोजनों और विवाह के दौरान आसपास के क्षेत्रों में बेच रहे हैं। करनाल में मंगलोरा गांव है। यहाँ के एक स्वयं सहायता समूह ने तो भारतीय स्टेट बैंक से डेयरी पशुओं की खरीद के लिए 10,50,000 रुपए का ऋण लिया। ये समूह नाबार्ड और राज्य लाइन विभागों की ओर से आयोजित मेलों में भी दूध, पनीर, मट्ठा और गुलाब जामुन बेचने का काम कर रहा है। करनाल ही के 2 और समूह अपने ही गाँव में घी और खोआ बेच रहे हैं। करनाल जिले के भारतीय स्वयं सहायता समूह ने तो सर्वश्रेष्ठ स्टॉल का पुरस्कार भी जीता। संस्थान की ओर से इसी साल फरवरी में आयोजित राष्ट्रीय डेयरी मेले के दौरान भारतीय समूह ने पनीर बनाने की प्रतियोगिता में भी पहला स्थान हासिल किया। कोविड-19 के दौरान कुछ स्वयं सहायता समूहों ने स्थानीय ग्रामीणों की मांग के अनुसार दुग्ध उत्पादों के साथ फेस मास्क भी वितरित किए। ये मास्क महिलाओं ने ही तैयार किए थे। समूह की नियमित आय को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के परिसर में कैंटीन की सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई जा रही है। ग्राहक वास्तविक डेयरी उत्पादों की आपूर्ति के लिए
10 से 20% अतिरिक्त मूल्य का भुगतान करने के लिए भी तैयार हैं। आजकल मिलावट का दौर है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता वाले मिलावट रहित डेयरी उत्पादों की उपलब्धता को बढ़ावा देने में भी मदद मिली है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में अब समय है कृषि कैलेंडर का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं जानकारी वर्तमान समय में किए जाने वाले कृषि कार्यों की। आइए आपको बता दें कि बागवानी फसलों में इस समय कौन-कौन से समसामयिक कार्य किए जा सकते हैं। बागवानी फसलों में समसामयिक कार्य। अगस्त माह में बागवानी फसलों आम, अमरूद, कटहल, लीची, बेल, नींबू, आंवला के पौधों की रुपाई का कार्य करें। रुपाई के बाद नए पौधों में नियमित रूप से कलम के नीचे से कल्लों की तुड़ाई करते रहें। रुपाई के बाद नए पौधों में दीमक के प्रकोप से बचाव कार्य करें। इसके लिए क्लोरोपाइरिफॉस 3 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रयोग करें। जंगली पशुओं से पौधों की निगरानी करने के लिए पौधशाला को भरा या पुआल से ढककर छप्पर बना दें। आम के बागों में फल की तुड़ाई के बाद पोषण प्रबंधन का कार्य करें। आम के बागों में 40 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद, 4 किलो 700 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 250 ग्राम जिंक सल्फेट अवश्य डालें। अमरूद में बागों में फल मक्खी नियंत्रण के लिए फल मक्खी प्रपंच 10 प्रपंच प्रति एकड़ की दर से लगाएं। आम एवं अमरूद के बाग में खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशी का इस्तेमाल ना करें, बल्कि दरांती या तलवार से घास को काटकर अलग करें। अमरूद में फल लगने के बाद टहनियों को झुकने से बचाएं। टहनियों को बांस या बल्ली की मदद से सहारा दें। किसान चाहे तो कैनोपी मैनेजमेंट यानी कैनोपी प्रबंधन द्वारा टहनियों की सधाई का कार्य भी कर सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कृषि स्टार्टअप। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। सोयाबीन प्रसंस्करण से कई तरह के खाद्य उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे सोया दूध, पनीर, आटा या इससे बना लड्डू। सोयाबीन प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है और इसलिए इससे बने उत्पादों की अच्छी खासी मांग बाजार में होती है। ऐसे में सोयाबीन को सीधे मंडी ले जाने के बजाय अगर इसे प्रसंस्कृत कर इससे उत्पाद तैयार किए जाए तो इससे अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसी तरह से प्रसंस्कृत उत्पादों के बाजार को समझते हुए और इसकी संभावनाओं को समझते हुए सफल महिला किसान सुमन शर्मा ने प्रसंस्करण के क्षेत्र में कदम बढ़ाया और आज इन्होंने काफ़ी कामयाबी हासिल कर ली है। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस क्षेत्र में नाम बनाया। सुमन शर्मा कोटा राजस्थान की रहने वाली एक सफल महिला किसान हैं। वो एक मध्यम कृषक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके संयुक्त परिवार में पति के अलावा 8 सदस्य हैं। सुमन शर्मा ने अपनी पढ़ाई स्नातक तक पूरी की है। आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से सुमन हमेशा से ही आय अर्जित करने का तरीका खोजती रहती थी ताकि वो अपने और अपने परिवार का सपना साकार कर सकें। वर्ष 2014 में इन्होंने सोया प्रसंस्करण की एक छोटी इकाई की स्थापना की और इसे अपने रोजगार का साधन बनाया। वर्ष 2014 में कृषि विज्ञान केंद्र कोटा द्वारा खाद्य प्रसंस्करण और क्षेत्रीय फसलों के मूल्यवर्धन पर एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। तब सुमन शर्मा ने इस 1 महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया और इस प्रशिक्षण के दौरान इन्होंने प्रसंस्करण तकनीकों, मूल्यवर्धन, पैकेजिंग, विपणन,
लेबलिंग, लागत और उत्पादों की गणना करना बड़ी ही बारीकी से जाना और सीखा। प्रशिक्षण के बाद सुमन शर्मा ने सोया प्रसंस्करण की एक छोटी इकाई की स्थापना की और इसमें सोयाबीन से बने उत्पाद जैसे सोया आटा, मेवा और लड्डू बनाने लगी। सोयाबीन प्रसंस्करण के उद्यम की शुरुआत सुमन शर्मा ने 2 लाख की लागत लगाकर अपने घर से ही की थी। इस काम की शुरुआत इन्होंने बड़े ही उत्साह और हिम्मत के साथ की। खाद्य प्रसंस्करण के उद्यम के विकास के लिए सुमन शर्मा ने सिद्धि विनायक के नाम से 100 महिला उद्यमियों का एक एनजीओ गठित किया। साथ ही एक पंजीकृत उद्यमी बनने के लिए इन्होंने FSSAI नंबर और शॉप एक्ट नंबर लिया। कड़ी मेहनत के बलबूते और सभी प्रकार की सहायता के बाद सुमन शर्मा अपनी इकाई द्वारा बड़ी संख्या में उत्पाद बना रही हैं। तैयार उत्पादों को बाजार में बेच और मांग के अनुसार होम डिलीवरी कर सुमन प्रत्येक माह 40,000 की आय अर्जित कर पाती हैं। इनके द्वारा उत्पादों की प्रदर्शनी विभिन्न मेलों में भी की जाती है, जिससे कि इन उत्पादों के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके, ताकि इन उत्पादों की समूह में बिक्री कर वो और भी लाभ कमा सकें। सुमन शर्मा मास्टर ट्रेनर के रूप में अब तक 75 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले चुकी हैं और 1000 से भी अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रमों से सालाना 1 से 1.5 लाख रुपए कमा लेती हैं। इनका ये कदम सभी महिला किसानों के लिए प्रेरणादायक है। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिल्ली द्वारा आयोजित फेस्टिवल में इन्होंने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई, जिसमें इन्होंने 30,000 रुपए की आमदनी की। सुमन शर्मा को महिला उद्यमी के रूप में अपनी उपलब्धियों के लिए राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। इनकी सफलता की कहानी सुन और इनकी तरक्की से प्रेरणा लेकर किसान भाई भी अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल हो सकें। हाल ही में राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर का स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कृषि से जुड़े कई विषयों पर प्रकाश डाला। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर का स्थापना दिवस समारोह दिनांक 19 अगस्त 2021 को राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के 13वें स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आयोजन को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा, केंद्र व मध्य प्रदेश सरकार की किसान हितैषी नीतियों, किसानों के कठोर परिश्रम व वैज्ञानिकों की कुशलता का ही नतीजा है कि कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश दिनों दिन प्रगति कर रहा है। कृषि क्षेत्र में अग्रणी होने के लिए श्री तोमर ने किसानों, वैज्ञानिकों तथा मध्य प्रदेश सरकार को बधाई दी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि के विद्यार्थियों से ज्ञान का उपयोग खेती के विकास के लिए करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आमतौर पर कृषि विद्यार्थियों को अच्छी नौकरी की चाहत रहती है, लेकिन वैज्ञानिकों व अन्य जिम्मेदार लोगों को इनसे संवाद करके इन्हें पढ़ाई पूरी होने के बाद कृषि के क्षेत्र में ही काम करते हुए अपनी जमीन होने पर खेती करने, कृषक उत्पादक संगठनों से जुड़ने, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने सहित खेती को आगे बढ़ाने के दायित्व निभाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सेवानिवृत्त कृषि कर्मियों की सेवाओं का लाभ भी खेती की प्रगति के लिए लिया जा सकता है। इन्होंने बताया कि चंबल ग्वालियर के बीहड़ क्षेत्र में खेती को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम चल रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार से बात की गई है। वहीं अंचल में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए समिट की गई है। कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार गांव गरीब किसानों की उन्नति पर बल दिया है। उनकी कोशिश है कि ये वर्ग नए भारत के निर्माण, आत्मनिर्भर भारत बनाने में योगदान दे सके। आज हमारा देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि अतिशेष बन चुका है। अनेक कृषि उत्पादों के संबंध में दुनिया में भारत नंबर 1 या 2 पर है। आवश्यकता इस बात की है हमारे किसानों को अच्छा बाजार व उचित दाम मिले, जिसके लिए प्रोसेसिंग सुविधाओं की जरूरत है। इस दिशा में सरकार सब्सिडी देने सहित योजनाओं के जरिए काम कर रही है। गांवों खेतों तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रा फंड लाया गया है, जिसमें अभी तक 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं स्वीकृत हो चुकी है व काम भी प्रारंभ हो गया है। इसका लाभ उठाने में मध्य प्रदेश अग्रणी है। पशुपालन, मछली पालन, हर्बल खेती, छोटी प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने सहित अन्य कार्यों के लिए भी मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार के 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के पैकेजों का लाभ उठाना चाहिए।
केंद्र हरदम राज्य के साथ है। उन्होंने कहा कि कोविड के समय पूरी दुनिया में प्रतिकूलता थी, इसके बावजूद देश भर के किसानों ने बम्पर उत्पादन किया। सरकार ने भी उपार्जन किया और खेती की अर्थव्यवस्था अप्रभावित रही तथा एक बार फिर कृषि क्षेत्र ने अपनी प्रासंगिकता सिद्ध की है। कृषि क्षेत्र हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश में 2 हेक्टेयर से कम रकबे वाले 80% से ज्यादा किसान हैं, जिन्हें मुनाफे में लाने व उनकी प्रगति के लिए उन्हें टेक्नोलॉजी से जुड़ने, महंगी फसलों की ओर आकर्षित होने, उनके उत्तम उत्पादों को मार्केट लिंक मिलने के लिए प्रयासों की जरूरत है। केंद्र सरकार इस संबंध में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दलहन तिलहन की दृष्टि से और काम करना बाकी है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश में दलहन का उत्पादन बढ़ा है, तिलहन में भी रकबा बढ़ा है। वहीं खाद्य तेल का आयात कम करने के लिए भी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की है। केंद्र सरकार पाम ऑयल का आयात घटाना चाहती है, जिसके लिए 11,000 करोड़ रुपए के खर्च से राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल मिशन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इससे पूर्वोत्तर के राज्यों की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा व किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। मिशन से पाम ऑयल की खेती को अनुकूल क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। इन्होंने पोषक अनाज को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि पहले ज्वार बाजरा आदि घर घर की रसोई के हिस्से होते थे। अब फिर ऐसी स्थिति बनाने के लिए केंद्र सरकार ने मिलेट्स को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है और भारत के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मिलेट्स ईयर मनाना तय किया है। केंद्र ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। आम आदमी तक पोषक अनाज पहुंचाने का लक्ष्य है ताकि आने वाली पीढ़ी को इसका पूरा फायदा हो सके। कार्यक्रम कृषि दर्शन में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। 2023 का साल पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा और भारत इसकी अगुवाई करेगा। भारत सरकार पोषक अनाजों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चला रही है और साल 2023 के मद्देनजर और भी कार्यक्रम चलाए जाएंगे। तो आइए जानते हैं इस दिशा में किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। अच्छी सेहत के लिए अच्छा भोजन जरूरी है। दुनिया भर में कुपोषण की समस्या का बड़ा कारण पोषण युक्त भोजन की कमी है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसकी पहल भारत ने की थी और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन को 2018 में प्रस्ताव भेजा था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मंजूरी दे दी और इसकी अगुवाई की जिम्मेदारी भी भारत को ही सौंपी। इस पूरी कवायद का मकसद खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए पोषक अनाज के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि खान पान और स्वास्थ्य की बदलती स्थितियों के बीच पोषक अनाज का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे पोषक अनाज के विकास के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। 2018 में इसका राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था और एक विशिष्ट पहचान प्रदान करने के लिए कदंदों को पोषक अनाज के रूप में मान्यता दी। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत उप मिशन शुरू किया गया। कदंद मूल्य श्रृंखला में राज्य सरकारों और हितधारकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए और देश में 18 बीज उत्पादन केंद्र और 22 बीज हब स्थापित किए गए।
साथ ही सरकार की ओर से तकनीकी का हस्तांतरण और मूल्य संवर्धित उत्पादों को विकसित करने के लिए मिलेट्स के 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया गया। इतना ही नहीं, सेहत से भरपूर मिलेट्स को पोषण मिशन अभियान में भी शामिल किया गया है। मिलेट्स के बहुत से कृषक उत्पादन संगठन भी बनाए गए हैं और भारतीय कदम्य अनुसंधान संस्थान ने खेत से थाली तक मिलेट्स पर एक पूरी मूल्य श्रृंखला तैयार की है। इन कदमों का अच्छा असर हुआ है, खास तौर से पैदावार के क्षेत्र में। 2017-18 में मिलेट्स की पैदावार 164 लाख टन थी, जो 2020-21 में बढ़कर 176 लाख टन हो गई है। उत्पादकता में भी सुधार हुआ है। 2017-18 में प्रति हेक्टेयर 1163 किलो मिलेट्स उपज रहे थे, जो अब 1239 किलो हो गए हैं। इसी तरह 2017-18 में मिलेट्स का निर्यात 219 लाख 80 हजार अमेरिकी डॉलर था, जो 2020 में बढ़कर 247 लाख 30 हजार डॉलर हो गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष की तैयारियों में जुट गया है। इस संबंध में हाल के दौरान एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है। भारत के साथ साथ दूसरे देशों में भी कई तरह की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। 2023 में साल भर कार्यक्रमों का सिलसिला चलेगा और इससे पहले भी अनेक कार्यक्रम शुरुआती रूप से किए जाएंगे। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नैम को शुरू हुए 5 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान इसने कई उपलब्धियां हासिल की है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भारत में कृषि बाजार में सुधार में एक अहम कदम साबित हुआ है। आइए इसकी उपलब्धि पर देखते हैं एक खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित ऑनलाइन कृषि व्यापार पोर्टल है। आज से 5 साल पहले यानी 14 अप्रैल को खुद प्रधानमंत्री ने ई-नाम की शुरुआत की थी। उस समय सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री की अनुमति थी। लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों तक इसका विस्तार हो चुका है और 150 फसलों को इस पर खरीदा और बेचा जा सकता है। देश भर की 1000 मंडियां इससे जुड़ चुकी हैं और पंजीकृत किसानों की संख्या 1,70,00,000 को पार कर गई है। इसी तरह 1,63,000 व्यापारी और 90,980 कमीशन एजेंट भी ई-नाम पर मौजूद हैं। आप चाहें तो किसान उत्पादक संगठन यानी FPO बनाकर भी ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिलहाल 1,841 FPO ई-नाम में शामिल हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 साल में 4,31,000 टन फसलों का व्यापार ई-नाम के माध्यम से हुआ है, जिसकी बाजार कीमत 1,30,753 करोड़ रुपए है। इस हिसाब से देखा जाए तो ई-नाम का पहले 5 साल का सफर कामयाब रहा है। इन्हीं कामयाबियों को देखते हुए सरकार और 1000 मंडियों को ई-नाम से जोड़ने का इरादा रखती है। किसानों के लिए ई-नाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। ई-नाम से पहले मंडी समितियों के तहत एक ही राज्य की 2 मंडियों के बीच खरीद फरोख्त हो सकती थी। ई-नाम ने इस बंधन को तोड़ा है और अब किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं। ई-नाम मौसम की भी जानकारी उपलब्ध कराता है, यानी किसान को घर बैठे ही पता चल जाएगा कि जिस शहर में वो फसल बेचने जा रहा है वहाँ मौसम खराब तो नहीं है। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान किसानों को मंडियों तक उपज पहुंचाने में दिक्कत हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए किसान रथ ऐप की शुरुआत हुई। इस ऐप पर परिवहन के साधनों की जानकारी है। जिस किसान के पास परिवहन के साधन है और वो उनके माध्यम से कमाई करना चाहते हैं तो इस ऐप पर पंजीकरण करा सकते हैं। इसी तरह जिन किसानों के पास फसल है लेकिन परिवहन की सुविधा नहीं है, वो यहाँ से ढुलाई का इंतजाम कर सकते हैं। किसान रथ को भी ई-नाम से जोड़ा गया है। ई-नाम ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर किसान और व्यापारी एक साथ मौजूद रहते हैं। किसान को जहां भी बेहतर भाव मिलता है वहीं फसल बेच सकता है।
बस आपको ई-नाम की वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण बिल्कुल मुफ्त है। आज के दौर के किसान खेती किसानी के साथ साथ टेक्नोलॉजी से भी जुड़ रहे हैं और किसानों के पास तमाम ज़रूरी जानकारी मौजूद हो, इसके लिए कई तरह के मोबाइल ऐप लॉन्च किए जा रहे हैं। तो आइए आज जानते हैं ई-नाम मोबाइल ऐप के बारे में। देखते हैं कि किसान इस ऐप का लाभ किस तरह से ले सकते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई-नाम। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई-नाम भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कृषि जिन्सों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा मंडियों को नेटवर्क करता है। इतना ही नहीं, ये ऐप का काम व्यापारियों द्वारा दूरस्थ बोली लगाना और किसानों तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इसी के साथ साथ व्यापारियों के स्मार्टफोन पर किसानों और अन्य हितधारकों के लिए संबंधित जानकारी पहुंचाना भी इस ऐप के कार्यों में शामिल है। ई-नाम मोबाइल ऐप व्यापारियों द्वारा बोली लगाने की सीमित सुविधाओं और ई-एन-ए-एम पर व्यापार से संबंधित सूचना देने के लिए जारी किया गया है। ई-नाम ऐप के जरिए व्यापारियों के लिए सीमित कार्य उपलब्ध हैं। व्यापारी व्यापार के लिए उपलब्ध स्लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं। इसके अलावा एक नई बोली दर्ज कर सकते हैं या अंतिम बोली का मूल्य बदल सकते हैं। ये था आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारी हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। ये कार्यक्रम अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए बस आपको टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है। कृषि दर्शन कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।